हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जामिथ जी के ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण अर्थशास्त्र के प्रश्न उत्तर। इसमें हमने लगभग 600 प्लस क्वेश्चन आंसर लिए हैं और यह आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए टॉपिक आपके लिए बेहद हेल्पफुल होंगे। सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चनों को 2 से 3 बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें, यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके इन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके लाया हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ पहुँचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयुक्त होता है तो विकासशील देश के संदर्भ में होता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो याद रखिएगा, अमेरिका की है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान ये 5वां नहीं, चौथा याद रखिएगा, चौथा है। जापान को पछाड़कर बना है, ठीक है। किसको? जापान को पछाड़कर चौथा बन गया है। क्रय शक्ति समता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान तीसरा है, याद रखिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह रूस है। वर्तमान में रूस देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत कौन सी पुस्तक है? तो वह है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको एडम स्मिथ ने लिखा, याद रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित होती है तो पूंजी और मांग के द्वारा निर्धारित होती है। रखो और निकलो नीति है पूंजीवादी की। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने किया था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो तो वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है तो निजी कंपनियों का होता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण नीति अपनाई जाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात और निर्यात दोनों बंद रहेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? तो निजी, व्यक्ति एवं सरकार दोनों का होता है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो वह जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से प्रेरित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो वह है फ्रांस, याद रखिएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चनों को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि हमारा मेहनत आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिले। वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो आयात और न ही निर्यात होता हो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे कि उत्तर कोरिया की है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता हो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे हांगकांग और सिंगापुर की है। भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र है पहला, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो वह प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कि भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन आदि शामिल हैं। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? तो वह द्वितीय क्षेत्र है।
सभी प्रकार के उद्योग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो द्वितीय क्षेत्र से, जिसमें कि लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ये सब आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो वह तृतीय क्षेत्र के अंदर किया जाता है। जैसे कि आपका बीमा हो गया, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, पर्यटन आदि, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने लिखी है। कब लिखी है? 1776 में। अहस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? वह विकासशील है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार द्वारा तय किया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है तो सरकार का होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को मानते हैं। न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई गई है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई गई है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में है? तो वह है तृतीय क्षेत्र में, जिसमें सेवा के क्षेत्र सम्मिलित हैं। किस अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको हम आर्थिक संवृद्धि कहते हैं। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या कहलाता है या क्या दर्शाता है? तो आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? तो 2006 और 2007 में लगभग 9.6%। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो महबूब उल हक के द्वारा 1990 में। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? तो वह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी तो अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? तो वह करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी जिसे हम कहते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 15%, 27% तथा 60% है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो वह अमर्त्य सेन, 1998 मिला था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन है? तो अभिजीत बनर्जी, 2019 में इनको मिला था। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र की शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तो वह है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने का श्रेय किसे जाना जाता है? तो वह जॉन मेनार्ड किन्स को। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखी है। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्ति, परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है तो साइमन कुजनेट्स को। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है तो राष्ट्रीय आय कहलाता है।
राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है तो क्या है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? तो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से घटाया जाता है तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे तो प्रोफेसर राजकृष्ण। वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष है तो 2011-12 है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का, जिसमें सेवा क्षेत्र शामिल हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि शामिल है। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है, राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद, उसे हम कहते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 में किया था। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई है? तो 20 रुपया बताई है। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय गणना की गई थी BKRV ने 1931 और 32 में किए थे। BKRV द्वारा की गई पहली वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय गणना में राष्ट्रीय आय कितनी बताई गई? तो 62 रुपये प्रति व्यक्ति। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को किया गया था। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रति वर्ष किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया तो वाणिज्य मंत्रालय ने 1948 और 49 में दिया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी का नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय कहलाता है तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या है? तो वह है आर्थिक विकास दर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घाटा देने पर प्राप्त प्रतिफल कहलाता है तो निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है, श्वेत पत्र कहलाता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था तो CSO ने 1956 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या के भाग देकर, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है और निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। गरीबी से असह्य जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित करना है। भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय से। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है, क्रमशः 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया लकड़वाला समिति द्वारा 1989 में गठित किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 एवं C रंगराजन समिति 2012 संबंधित थे गरीबी निर्धारण से। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो श्री रंगराजन समिति की अनुशंसा पे
स्वीकार की गई थी। इसकी स्थापना 2005 में हुआ था। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया गया था योजना आयोग के द्वारा 1962 में। वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग करता है। लॉरेंज वक्र है व्यक्तियों के आय विवरण का चित्रीय प्रदर्शन। गिनी गुणांक है आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित मानक माना गया है $2.15 प्रति दिन आय को। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोटा ग्राम से चालू हुआ था। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अदृश्य या प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है दीर्घकालीन। व्यवसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। भगवती समिति संबंधी है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुआ था। नरेगा पूरे देश में लागू की गई 1 फरवरी 2008 से। नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा का लक्ष्य है 100 दिनों का रोजगार। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला राज्य बना था बिहार। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 343 में किया गया है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने दिन का होता है तो वह 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो YB रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 2025 तक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो NK सिंह हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया 23 फरवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी तो MS विश्वेश्वरैया ने 1934 में किया था। भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है M विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के आधुनिक नियोक्ता का प्रणेता कहा जाता है M विश्वेश्वरैया को। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्नारायण। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्नारायण ने 1944 में। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ था 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। जन योजना निर्मित की गई श्री MN राय द्वारा अप्रैल 1945 में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1950 में हुई थी। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने 1950 में।
राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग संस्था थी तो गैर संवैधानिक थी। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी तथा मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है, अहलूवालिया। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे तो नरेंद्र मोदी और अहलूवालिया। योजना आयोग की स्थापना पर किस ई संस्था का गठन हुआ तो नीति आयोग का हुआ था। नीति आयोग अस्तित्व में कब आई थी तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है तो नीति आयोग की है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन एवं अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होते हैं। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था है तो गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है तो नीति आयोग का सचिव होता है। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया तो रूस ने अपनाया था और आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में, ठीक है। आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वीं अनुसूची में। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ है। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया 1 अप्रैल 1951 को। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है तो केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है रूस से प्रेरित है। भारत में किस व्यक्ति द्वारा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा तो 1951 से 1956 तक रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास था। किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया तो भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना शामिल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा तो वह 1956 से 61 तक रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों को, जिसमें राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी द्वितीय योजना काल में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा तो 56 से 61 तक रहा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अब तक की सबसे सफल योजना रही तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य क्या था तो रखा गया था आपका 5.6 तृतीय योजना का विकास दर 5.6 है एवं प्राप्ति है कितना 2.8 याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण था भारत पाक युद्ध, जो कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में और इसके बाद अकाल ही पड़ा था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी तो रूस की सहायता से की गई थी। कहाँ पे झारखंड में 1964 में। किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी तो है हरित क्रांति। 3 वार्षिक योजनाओं की संज्ञा दी जाती है तो योजना अवकाश 1966 से 69 तक चली थी, ठीक है। योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69 तक।
चतुर्थ योजना की अवधि थी 1969 से 74 तक थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी डी और गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। गाडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास था। किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखिएगा डी और गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो श्वेत क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1969 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति को स्थिरता में लाना। ठीक है, इसमें आपका मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति को स्थिरता लाना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसकी प्राथमिकता थी। पांचवी योजना का कार्यकाल था 1974 से 1978 तक था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो डीपी धर ने तैयार किया था। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता था। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली? तो पांचवी चली। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में। काम के बदले अनाज 1977-78 कार्यक्रम शुरू हुआ था। यह पांचवी योजना काल में हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह हुआ था पांचवी योजना काल में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो कब की गई थी? तो पांचवी योजना काल में की गई थी। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू 1974 में हुआ था। वह भी पांचवी योजना काल में हुआ था। अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान का काल कहा जाता है 1978 से 80 के बीच में पांचवी योजना के बाद हुआ था। अनवरत योजना देन है तो गुन्नार मिर्डल की। ठीक है, अनवरत योजना के प्रतिपादक रेगनर फ्रीस हैं। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। यह छठी योजना काल में हुआ था। 1980 और 85 के बीच में छठी योजना काल चला था। शिवरामन समिति के सिफारिश पर छठी योजना 1980 और 85 पर आधारित थी। यह आगत निर्गत मॉडल पर थी। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण था। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP और ट्राइसेम, DWACR, RLAGP कार्यक्रम लागू की गई थी छठी योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आरंभ हुई थी छठी योजना काल में हुई थी। सातवीं योजना की अवधि थी 1985 से 90 के बीच में थी। इंदिरा आवास योजना 1985 और 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था। यह सातवीं योजना काल में हुआ था। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 को आरंभ हुआ था। यह सातवीं योजना काल में हुआ था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? तो वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चली थी। यह किस मॉडल पर आधारित था? तो जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित था। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 चला था। किस मॉडल पर था? तो जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर था। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। आठवीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य दर था। तो जो लक्ष्य था 5.6 था, लेकिन जो प्राप्त हुआ 6.8% प्राप्त हुआ। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था। तो आठवीं योजना काल में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो वह है आठवीं पंचवर्षीय योजना।
भारत सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए संस्था की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को शुरुआत हुई थी, तो 8वीं योजना काल में हुई थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित नवी योजना 1997 से 2000 के बीच में चला था। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना का काल 2002 से 2007 तक था। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। आज तक की सबसे सफल एवं सबसे अधिक विकास दर वाली योजना थी 10वीं योजना थी। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था। विकास दर था वह 8% था, लेकिन लक्ष्य था 7.6 प्राप्त हुआ था। 11वीं योजना की अवधि थी 2007 से 2012 के बीच थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास था, और 12वीं योजना की अवधि थी 2012 से 2017 के बीच में। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र संपोषणी और अधिक समावेशी विकास था। 12वीं योजना में आर्थिक विकास दर की लक्ष्य एवं प्राप्ति क्या था? तो विकास की लक्ष्य था आपका 8%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 7.6 प्राप्त हुआ। योजना आयोग को खत्म करने की नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया? तो 12वीं में किया गया, 2012 से 17 के बीच में। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का पदाध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में हुआ है। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के नए युग की शुरुआत हुई थी 1991 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ट्राइसेम यानी कि ग्रामीण युवाओं हेतु रोजगार प्राधिकरण योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जिसे DWCRA प्रारंभ हुआ था 1982 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुआ था 25 सितंबर 2001 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 से 2001 में शुरुआत हुआ था। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 को हुआ था। कृषक बीमा आय योजना आरंभ हुआ था 2003 और 2004 के बीच में हुआ था। स्व जलधारा कार्यक्रम का आरंभ दिसंबर 2002 में हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 में। इंदिरा आवास योजना का आरंभ 1985 और 86 में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2008 में। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, कृषि से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1964 और 65 में शुरू किया गया था। भारत में सबसे बड़े चकबंदी कानून लागू की गई थी 1920 में बड़ौदा में। चकबंदी के 2 प्रकार हैं, एक ऐच्छिक एवं वह अनिवार्य हैं। ठीक है। ऐसी चकबंदी की शुरुआत हुई थी, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1921 में पंजाब से हुआ था। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत। सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम है। जोतों का आकार सबसे कम केरल में है।
जोतों का आकार सर्वाधिक राजस्थान में है। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच। और फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि थी राज्य समिति ने। भारत की पहली कृषि जनगणना 1970 और 71 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1999 से 2000 के बीच में हुआ था। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाले सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड है। ठीक है। रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल की बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है। रबी फसलें हैं जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर, सरसों। खरीफ की फसलें में चावल, बाजरा, मक्का। जायद फसलें हैं ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी, ये सब क्या है? जायद फसलें हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गार्ड थे। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 और 68 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल गेहूं है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है? CS सुब्रमण्यम है। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में आई थी। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से है। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से संबंधित है। राज क्रांति संबंधी है अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन पालन से है। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से संबंधित है। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर और उपहार कर है। अप्रत्यक्ष कर है जिसमें बिक्री कर है, तट कर है, उत्पाद कर है और सीमा शुल्क है। केंद्र सरकार लगाती है तो आयकर लगाती है, निगम कर लगाती है, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क और कृषि धन पर कर लगाती है। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें भू राजस्व हो गया, कृषि हो गया, बिक्री कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया और पथ कर हो गया, वाहन कर हो गया। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी, चलाया समिति थी। इसका गठन अगस्त 1991 में हुआ था। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत है निगम कर है। निगम कर लगाता है कंपनियों की आय पर। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था 2005 में हरियाणा में। संशोधित मूल्यवर्धी कर मोड वैट संबंधित है तो उत्पादन कर से संबंधित है। भारत में GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। GST है यह आपका अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में। GST की नई दरें हैं 5%, 18% और 40% है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू किया गया था? 63वां संविधान संशोधन द्वारा। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुआ था। सेवा कर प्रारंभ किया गया था 1994 और 95 में। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांचू समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच से। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा
प्रयुक्त शक्तिशाली साधन है ब्याज दरें बढ़ाना। मुद्रास्फीति से हानि होता है ऋणदाता को। मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को होता है। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ था 1542 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1862 में। भारत के दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 1790 में फ्रांस में अपनाई गई थी। मुद्रा अपस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। स्टैगफ्लेशन है तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है तो उपभोक्ता के आधार पर होता है। कीमत सूचकांक अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात से होता है। बढ़ावा तथा आयात को कम करना है। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास पलायन की प्रवृत्ति होती है कहलाती है हॉट या गर्म मनी कहलाती है। रुपयों को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था 19 अगस्त 1994 को। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1999 को। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या है 19। सबसे महंगी मुद्रा है कुवैत दिनार। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो कहलाती है हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है तो 3 बार हुआ है। पहली बार 1946 में स्वतंत्रता से पहले, दूसरी बार 1978 में स्वतंत्रता के बाद, तीसरी बार 2016 में हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे। ठीक है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय अपनाया गया 1993-94 की बजट में। बाजार के नियम के प्रतिपादक जेबी से है। हवाला है मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। ठीक है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? क्रोमर ने। ऐच्छिक मुद्रा कहलाता है साख मुद्रा। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी कहलाता है क्रेडिट कार्ड। ब्लैक मनी का अर्थ है अघोषित धन। स्मार्ट मनी का अर्थ है क्रेडिट कार्ड। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाती है M3। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है कच्चा तेल के आयात पर। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं तो वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपये से अधिक के सभी मूल्यों के नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं RBI के गवर्नर का होता है। भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का आरक्षक RBI है। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है तो RBI के द्वारा किया जाता है। RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य किसकी भाषा में लिखा होता है तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। कितनी भाषाओं में? 17 भाषाओं में। ठीक है। 1 रुपये के नोट पर सिक्के जारी किए जाते हैं तो भारत सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। जिस बाजार से ऋण
के रूप में धन प्राप्त किया जाता है कहलाता है मुद्रा बाजार कहलाता है। गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार क्रय विक्रय से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक के द्वारा। निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में हुई थी। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? बीमा क्षेत्र में तो सुधार के लिए किया गया था। सिफारिश देने के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्धता कराने वाली संस्था है UTI, LIC और GIC। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में हुआ था। सामान्य बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1972 में। बीमा क्षेत्र का नियमन करता है IRDA करता है। ठीक है, IRDA जिसे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण कहा जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 2000 को हुआ था। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर हुआ था। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है UTI है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट कहते हैं इसे, UTI को भारतीय यूनिट ट्रस्ट कहते हैं। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड USA 64 है। भारत का प्रतिभूति मुद्रालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः नासिक, हैदराबाद और देवास में स्थित है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। भारत में सिक्का बनाया जाता है तो मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद एवं नोएडा में बनाया जाता है। सहकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय है। नकदी में प्राप्त मजदूरी है मौद्रिक मजदूरी है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो वर्ष 1948 में हुआ था। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज से। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गया था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। गवर्नर DC देशमुख थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवार्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे DC देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी KJ उदेसी थी। भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं 1 गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को रखा गया था SBI। देश का बड़ा सामाजिक व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 6 अप्रैल 1980 को किया गया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि प्रस्तुत की जाती है हजारी समिति के द्वारा। नोटों का निर्गमन करता है RBI 1 रुपये का नोट एवं सिक्कों को छोड़कर। ठीक है, वर्तमान में नोट निर्गम हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली क्या है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था अक्टूबर 1956 में। RBI के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपए का। फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक है अमेरिका का है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक करता है। RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। ठीक है, भारत का प्रथम बैंक क्या है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है महारत्न का। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया है 21 दिसंबर 2009 को।
मिनी रत्न योजना का शुभारंभ 1977 में किया गया। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग से। कोर सेक्टर के 8 आधारभूत उद्योग हैं: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल और कोयला। प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद व विद्युत एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला में है। भुगतान संतुलन पद संदर्भित है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। वर्ष 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना किसे प्रतिपादित की गई थी? नारायण अग्रवाल ने किया था। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12, याद रखिएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू की गई थी 1995 में और इसका संशोधन हुआ था 2002 में। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रभावी है 2006 से। बैंकिंग लोकपाल का कार्य है बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003 में जारी किया गया था। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक ICICI, इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ 1998 में हुआ था। भारत में ATM सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक HSBC है, 1987 में शुरू किया गया था। देश का पहला तैरता ATM स्थापित हुआ था कोच्चि में SBI द्वारा। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी 1931 में। नरसिंह समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश में। UTI बैंक वर्तमान नाम है एक्सिस बैंक 30 जुलाई 2007 से। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहलाता है ट्रेजरी बिल। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं RBI द्वारा। वर्तमान में RBI कितने दिनों में ट्रेजरी बिल निर्गत करता है? तो 91 एवं 364 दिन की। ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि है 2500 रुपये तथा इसी गुणक में 25,000 रुपया तथा इसी गुणक में है, ठीक है। एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया 31 मार्च 1997 को। इसकी शुरुआत 1955 को हुआ था। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है तो मौद्रिक नीति समिति अध्यक्ष RBI के गवर्नर हैं। RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR SLR हैं। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे हम रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं, ठीक है। वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों से ऋण लेती है कहलाती है रिवर्स रेपो दर। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में RBI के पास जमा करे तो क्या कहते हैं उसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो क्या कहलाता है उसे हम वैधानिक तरलता कहते हैं। RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है वह क्या कहलाता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। नेफ्ट और RTGS साधन है मुद्रा अंतरण के। नेफ्ट का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। IFSC का पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं UK में हैं। सहकारी बैंकों का गठन होता है 3 स्तर पर। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत 1904 में हुआ था। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में।
शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट देन है अमेरिकी की, ठीक है, शून्य आधारित बजट देन है अमेरिका का, याद रखिएगा। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया? तो 1987 और 88 के बीच में। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे P.A. पायर थे। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है बजटी घाटा कहलाता है। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ होता है शेयरों की खरीदारी। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश है स्वीडन। बिग पुश सिद्धांत दिया था रॉडन ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। भारत का पहला व सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुआ 19 अगस्त 2005 से, ठीक है। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। BSE का सूचकांक है सेंसेक्स। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE का मुख्यालय वर्ली मुंबई में है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। NSE का प्रमुख प्रवर्तक है IDBI है। NSE का सूचकांक है निफ्टी। निक्की शेयर सूचकांक जापान का है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी सेबी है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो सेबी करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। सेबी की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो वह की गई थी एस दबे समिति की अनुशंसा पर की गई थी। सेबी को संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को मिला है। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया था 1962 में एम्स्टर्डम में। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुआ था। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1920 में झांग पंजाब में हुआ था। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य है दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में आई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुआ है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी 2000 में। SEZ एक्ट पारित किया गया था 2005 में। पहला सेज विकसित किया गया था कांडला में। मालथस सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। महाजन समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा चीनी उद्योग से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है चीनी घोटाले से संबंधित है। सुंदराजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से संबंधित है। दत्त समिति संबंधित है औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। मिर्धा समिति संबंधित है तो सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग क्षेत्र से है। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था तो 1953 में पंजाब में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है तो ISI मार्क। भारतीय मानक ब्यूरो BIS अस्तित्व में कब आया था? तो 1 अप्रैल 1987 को आया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हॉलमार्क संबंधित है तो स्वर्ण आभूषण से संबंधित है।
हॉलमार्क व्यवस्था सोने पर कब लागू हुआ था? 2002 में लागू हुआ था। हॉलमार्क व्यवस्था चांदी पर कब लागू हुआ? 2005 से लागू हुआ। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुआ 1970 में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावित हुआ 15 सितंबर 2003 से हुआ है। इको मार्क संबंधित है तो पर्यावरण से संबंधित है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है तो एगमार्क करता है। वर्ष 1986 से प्रभावित है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो नागपुर में है। शीतल पेय सास आदि के प्रमाण के लिए प्रयुक्त चिन्ह FPO है। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल हैं फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन। क्रिसिल क्या है? तो वह क्रेडिट रेंटिंग एजेंसी है। क्राइसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अगला है आपका भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना आरंभ की गई थी 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। स्थापना 1977 में हुआ था। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? तो 1973 में किया गया। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो चाय को हरा सोना कहा जाता है। स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम को। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 क्या है? तो अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश कहलाता है तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, जिसे हम FDI कहते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत देश है सिंगापुर है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। गैट की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना दिसंबर 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो बेन वुड्स सम्मेलन की देन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? तो केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो 1911 से 1921 के बीच में। जन्म दर व्यक्त किया जाता है तो प्रति 1000 पर व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय विकास आयोग का गठन 2004 में किया गया था। भुगतान संतुलन में निहित होता है तो अदृश्य व्यापार या ऋण होता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पारित किया गया था 1973 में। फेरा की जगह फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था 1999 में। इंडिया एज फॉर सेल नाम पुस्तक किसने लिखा? तो चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखा। मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? तो वाटरशेड विकास से है। ईश्वरन समिति का संबंधित वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से है। डिविडेंड क्या होता है? तो कंपनियों से शेयर पर प्राप्त लाभांश होता है। कुटीर उद्योग कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से है। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो हिक्की की है। पेपर गोल्ड कहलाता है तो SDR कहलाता है। ठीक है, SDR पेपर गोल्ड कहलाता है। इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1996 में हुई थी। आशा योजना संबंधित है तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? तो वह राजकोषीय घाटा बड़ा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1978 और 1979 में चालू किया गया था। नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव के द्वारा। NGO का आशय है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।